सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम प्रेरक मुलाकात के रूप में पुनः हमारी जो कड़ी चल रही थी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रेरक मुलाकात में श्री राम बिश्नोई जो हमारे ऑफलाइन छात्र रहे टेस्ट सीरीज के अंदर पिछली भर्ती के अंदर 2022 को जो सेकंड ग्रेड साइंस की वैकेंसी थी उसमें लगातार हमसे जुड़े रहे और इन्होंने 317वीं रैंक से पिछली भर्ती के अंदर चयनित हुए। आज उनसे हम आपको मुखाबिर करवाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आप बिल्कुल शून्य से लेकर आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से अपनी जो तैयारी है उसको आप नए आयाम दे सकते हैं। सेकंड ग्रेड में किस प्रकार से चयनित हुए, क्या इनका पूरा सफर रहा, उसकी हम जानकारी लेंगे। सभी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ विशेष सवालों के द्वारा जिस तरह से लगातार हम वो सवाल पूछते हैं उसी कड़ी में आज पुनः इनसे प्रेरक मुलाकात का हमारा उद्देश्य यही रहता है कि विद्यार्थी जो साइंस सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फायदा मिले। और ऐसा समय है कि अभी कोई वैकेंसी ज़्यादा है नहीं और नज़दीक नहीं है, तो आप लगातार किस प्रकार से जुड़े रहें। तो इन प्रेरक मुलाकातों के जैसे ही समय मिलता है, जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं, जैसे ही सूरतगढ़ आते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उनसे आपको प्रेरक मुलाकात के जरिए जुड़ा जाए। तो आज मैं सबसे पहले श्री राम बिश्नोई का एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मेरा उनसे एक सवाल रहेगा कि हम एक सिंपल साधारण सवाल से शुरुआत करेंगे कि इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही। उसके बाद नेक्स्ट आगामी सवालों से हम धीरे धीरे उनसे पूछते रहेंगे। जो हमारे कॉमन सवाल है, मुख्य रूप से जो सवाल है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल श्री राम बिश्नोई से है कि इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार रही। श्री राम। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण परिवेश से है। पिताजी ट्रक ड्राइवर है और हम 3 भाई और 1 बहन है, जिसमें छोटा भाई शिक्षक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका पापा जी ड्राइवर हैं, माता गृहिणी हैं और एक भाई शिक्षक है और ये तैयारी करने खुद अब शिक्षक बन चुके हैं सेकंड ग्रेड साइंस से। नेक्स्ट हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने बीएड कब की और कब सबसे पहली बार ये सोचा कि मुझे अब सेकंड ग्रेड साइंस से तैयारी करनी चाहिए। श्री राम। मैंने 2022 में बीएड की थी और सूरतगढ़ में मैं दिसंबर 2021 में आ गया था और 2021 में आने के बाद मैं बेंच ज्वाइन कर लिया था और जून जुलाई में सर की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी मैंने। इन्होंने जून जुलाई के अंदर हमसे जुड़े और सूरतगढ़ आए, सूरतगढ़ रहकर इन्होंने तैयारी की। इसके अलावा आपने कोई कोर्सेज वगैरह कौन सा लिया था? ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखा था या खुद सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपने तैयारी की? ना, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं ले रखा था, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी और एनसीईआरटी से ही सिलेक्शन लिया है ओनली। इन्होंने किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं ले रखा था, केवल ऑफलाइन ये खुद पढ़े और वो टेस्ट दिए। इसके अलावा इन्होंने कोई खास कोर्स है जो नहीं लिया। तो इनसे हम शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य सवालों से। सबसे पहले आपने, हम बायो सब्जेक्ट से यदि लें तो बायो सब्जेक्ट के रूप में आपने कैसे पढ़ा, किस तरीके से इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से आपने अपनी जो तैयारी स्टार्ट की। हम बायो विषय से शुरुआत कर रहे हैं। बायो में आपने किस प्रकार, कौन सी पुस्तकें पढ़ी, ऑब्जेक्टिव मेथड किस प्रकार से तैयार किया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे निकाले, इसके अलावा कोई आपकी विशेष रणनीति जो रही हो बायो के रूप में तो आप बच्चों को बताएं। मैंने बायो में एनसीईआरटी पढ़ी थी और जो एनसीईआरटी से कवर नहीं हो रहा था वो आरबीसी बुक और एलन के मॉड्यूल से। एलन के मॉड्यूल में भी जो पीछे के क्वेश्चन है उनको सोल्व किया था। आरबीएससी की पुस्तक इन्होंने पढ़ी, एलन के मॉड्यूल पढ़े, एलन के मॉड्यूल में जो पीछे के क्वेश्चन है अपने लेवल के वो प्रश्न उन्होंने निकाले। कारण था कि उस टाइम ऑब्जेक्टिव बुक थी नहीं बाजार में, तो हमने भी आपको ये बता रखा है कि आप एलन के मॉड्यूल के जो पीछे के क्वेश्चन हमारे लेवल के जो है वो आप उनसे अभ्यास है जो कर सकते हैं। इसके अलावा बायो में के साथ साथ आपने केमिस्ट्री को किस प्रकार से तैयार किया, केमिस्ट्री में क्या विशेष रणनीति आपकी रही, कौन सी पुस्तकें पढ़ी, ऑब्जेक्टिव आपने कहाँ से निकाले केमिस्ट्री में? श्री राम। केमिस्ट्री में मैंने ओनली एनसीईआरटी पढ़ी थी और इसके अलावा एनसीईआरटी के साथ साथ एलन के मॉड्यूल के पीछे वाले क्वेश्चन किए थे। और
एलन के मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन इन्होंने निकाले, एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी। एनसीईआरटी की पुस्तक इन्होंने मेरे को कल फोटोएं दिखाई थी, मुझे ध्यान है, कल ये आए थे मिलने के लिए परसों, तो इन्होंने मेरे को कुछ फोटोज दिखाई थी जिनमें सेम टू सेम केमिस्ट्री का, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपके जो सवाल दे रखे हैं पहले आपको उनको प्राथमिकता देनी है, उसके बाद नंबर 2 पर आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी के उन्होंने मुझे कुछ फोटोएं दिखाई जो सेम टू सेम हमारे पेपर में छपे हुए थे, आज भी वो फोटो मेरे पास है, कि जिसमें केवल पीछे के जो प्रश्न है वही सेम टू सेम वहां प्रश्न आया हुआ था। 2-3 प्रश्न मैंने भी देखे थे। तो आप एनसीईआरटी को पहले फोकस करें, एनसीईआरटी ही को ही आपको निकालना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। आगे हम नेक्स्ट सवाल में लेंगे कि फिजिक्स के अंदर आपने किस तरीके से बढ़ा, क्योंकि एक भयभीत करने वाला सब्जेक्ट है, जहां तक ऐसा माहौल भी बना हुआ है कि फिजिक्स टफ है, और है टफ, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन किस प्रकार आपने फिजिक्स को सेट किया, किस प्रकार से पेपर उसके निकाले या प्रश्न निकाले, तो आप में क्या रणनीति रही फिजिक्स के अंदर? फिजिक्स ऑल ऑफ मोस्ट स्टूडेंट क्या है छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने फिजिक्स में जो सेकेंडरी पोर्शन में अपने सिलेबस में दे रखा है, उस सिलेबस में सेकेंडरी पोर्शन में जो 11th का पोर्शन दे रखा है, मोस्ट ऑफ 7-8 चैप्टर है उनको किया था, और उनमें भी फॉर्मूलों के बेस पे मैंने ना हर चैप्टर को 2 या 3 पेज में फॉर्मूले लिख लिए थे, और एनसीईआरटी से प्रैक्टिस की थी। एनसीईआरटी और कई करते हैं छोड़ देते हैं, तो मैंने फिजिक्स को छोड़ा नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन पार्ट की मैंने फिजिक्स नहीं की थी। इन्होंने बुक्स एनसीईआरटी से प्लस इन्होंने फॉर्मूले वगैरह लिख कर अपना जो इस तरीके से इन्होंने अपना स्टार्ट किया, तैयार किया मैटर को। तो इसी श्रृंखला में हमने इनसे जाना कि केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के अंदर किस प्रकार से इन्होंने सवाल किए। एक कॉमन सवाल और कि इनके जो सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स थे, थोड़ा सा आइडिया हो तो बताएं आप। सब्जेक्ट और जीके में अलग अलग मार्क्स की यदि हम चर्चा करें तो किस प्रकार आपका स्कोर रहा? सब्जेक्ट में मेरे 129 थे और जीके में 130, टोटल मिला के 259.99 नंबर थे मेरे। ये भी कई बार सवाल कमेंट में जब पढ़ता हूँ प्रेरक मुलाकात के, तो वहाँ एक सवाल आता है कि सर इनके नंबर कितने थे, तो नंबर इनके थे 260 के लमसम नंबर हैं, 260 नंबर थे जीके और दोनों में। 65 प्रश्न इनके जीके के अंदर सही है, और आप मान के चलें लगभग उसमें कितने हैं सब और जीके में, उसमें भी 65, हाँ दोनों में बराबर है, 65 प्रश्न इनके दोनों में सही है। अब एक आप सटीक रणनीति देखो, 65 प्रश्न इनके सब्जेक्ट में है, आपको भी टारगेट रखना है कि 65 प्लस, और 65 प्लस पर्सन आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर है। आप टीचिंग मेथड, केमिस्ट्री, बायो, और 65% बहुत बड़ा कोई स्कोर नहीं है, आप आराम से अचीव कर सकते हैं। जहां तक मेरी राय है कि आप 65% आराम से कर सकते हैं। तो इन्होंने फिजिक्स को पढ़ा है। फिजिक्स में आपके कितने सवाल सही हुए हैं? फिजिक्स में मैंने 27 क्वेश्चन अटेंड किए थे और मेरे 15 क्वेश्चन सही हुए हैं। कट पिट के 15 क्वेश्चन सही हो। इन्होंने 27 प्रश्न किए, थोड़े ज्यादा कर दिए, यदि थोड़े कम करते तो हो सकता है 2-4 प्रश्न इनको और लाभ मिल जाता। इनके मतलब 15 प्रश्न कट पिट के सही हुए हैं। इन्होंने 11वीं 12वीं की केवल फिजिक्स को पढ़ा है। तो ये भी प्रयास है कि आप फिजिक्स को छोड़ने की बजाय, जैसे हम भी कहते हैं छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी समय है, इस टाइम छोड़ना ठीक नहीं है। आप कोशिश करें कि जो थ्योरेटिकल यूनिटें हैं, जैसे अपने टेस्ट जो शेड्यूल बनाए उसमें भी पहले थ्योरेटिकल यूनिटें डाली हुई है, आप उनको उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा श्री राम, आपका जो अनुभव है, आपने बताया कि सेल्फ स्टडी आपने की, बुक्स पढ़ी, एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ी, आपने टेस्ट दिए, तो टेस्ट में ऐसा कुछ विशेष आपको दिखा कि टेस्ट से आपको क्या फायदे रहे? टेस्ट सीरीज जब आपने ज्वाइन की तो उसके मुख्य फायदे जो वास्तव में आपको प्राप्त हुए, लगा कि हाँ मुझे इस चीज के ये बेनिफिट हुए, ऐसा कोई विशेष हो तो आप बताएं। मैंने दिसंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक टेस्ट दिए थे। एक साल टेस्ट देने के ये फायदा हुआ कि क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन उस पेपर में मिल गए थे, लेकिन उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन में गलती कर दी थी कि एक क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज में सही यानी सही गलत होता हुआ भी वहाँ क्वेश्चन गलत करके आ गया था। उस चीज का मेरे को अफसोस हुआ था कि यानी घर पे जाकर वापस थोड़ा मूल्यांकन न करने और उनको याद न करने की वजह से टेस्ट सीरीज का बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है।
देखो कई बार हम ऐसे तो नहीं कहते कि आपको सारे प्रश्न हमारी टेस्ट से मिले या किसी भी टेस्ट सीरीज से मिले, लेकिन यदि आप ईमानदारी से घर पर जाकर उन पेपर को दोबारा यदि मूल्यांकन करें, उन पर पेपरों को आप फाइल लगा लें, उन फाइल में लगा कर रखें, और जब एग्जाम आए उस टाइम उनका आप रिवीजन कर लें, तो आपको काफ़ी हद तक प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। अब कोई भी चाहे हो, ऐसा ना तो कोई नोट से कह सकते हैं या टेस्ट सीरीज से भी आपको 150 के 150 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन टॉपिक वाइज आपको कम से कम ये दावा है मेरा 100% कि आपको ऐसे प्रकार के प्रश्न वहाँ टेस्ट के अंदर पेपर में मिलते हैं। साथ साथ कुछ हूबहू प्रश्न भी आपको मिल जाते हैं जो बार बार रिवाइज होते हैं। ऐसा हुआ है पहले भी और अब की बार भी होगा, तो आप निश्चिंत रूप से इसका फायदा। इसके अलावा आपने टेस्ट से जब आप शुरुआत की आपने, और उसके बाद जब टेस्ट अंत में जब वो टेस्ट रहे, उन तक आप में क्या सुधार मतलब आपने किए, या कुछ क्या ऐसा विशेष कोई फायदा हुआ टेस्ट ज्वाइन करने से? मतलब अभी वैकेंसी नहीं है, इस समय कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उसका कोर्स मान लो साल भर पहले कंप्लीट हो चुका है या 6 महीने पहले कंप्लीट कर चुका है, या उसने पिछली भर्ती में कोर्स तो पूरा कर लिया था, सिलेक्शन उसका नहीं हुआ, तो उसको बार बार शायद कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अभ्यास के रूप में किस टाइप से हमारी जो टेस्ट सीरीज है या जो भी टेस्ट सीरीज है वो किस प्रकार हेल्प कर सकती है एक विद्यार्थी की? टेस्ट सीरीज हमें कंपटीशन की भावना जागृत करती है। टेस्ट सीरीज में यानी टॉपर्स में हम एक दूसरे का सहयोग करके उसमें रैंक इंक्रीज करके एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, जिससे हमारा यह मूल्यांकन रह जाता है कि हाँ कहाँ तक सिलेक्शन होगा इसमें। इसमें फायदा है यदि आप पॉजिटिव रहें तो मूल्यांकन आपका जो है वो सही तरीके से हो जाता है। जैसे कोई टॉपिक का टेस्ट हुआ, उसको आप घर पर जाकर देखें भी इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आए। फिर अब की बार हमने सुधार भी किया, पिछली बार वीडियो सोल्यूशन की सुविधा नहीं थी, तो प्रश्नों में थोड़ी समस्या आती है साइंस के अंदर यदि वीडियो सोल्यूशन ना हो तो, क्योंकि प्रश्न आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन उनका वीडियो सोल्यूशन हो तो थोड़ा आपको इसकी हेल्प ऐसी मिलती है कि कोई प्रश्न कितने प्रकार के प्रश्न टेस्ट में दे रखे हैं उनको हम समझाएं बताएं भी इस प्रकार ये आंसर होगा, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आगे आ सकते हैं, तो उनको आप टॉपिक वाइज यदि करते हैं तो ऐसे बेनिफिट्स इसके होते हैं। इसके अलावा एक शेड्यूल के तहत ये भी है कि आप शेड्यूल के जरिए आप टेस्ट यदि देते हैं तो आपको ये बेनिफिट भी इसका होता है कि आप उस सिलेबस को 1.5 महीने में 3-3.5 महीने के अंदर पूरा कर लेते हैं। 2-3 बार उसका रिवीजन हो जाता है। यदि आप बिना टेस्ट के जरिए घर पर बैठ कर तैयारी करें तो थोड़ी समस्याएं आती है, सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं, वैकेंसी जब नहीं होती तो ऐसे भाव कई बार मन में आ जाते हैं कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगा, तो हम डिमोलाइज की स्थिति हो जाती है। तो वो एक मोटिवेशन के रूप में भी ये कार्य करता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा टीचिंग मेथड के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ी टीचिंग मेथड के अंदर, और किस प्रकार से टीचिंग मेथड को, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से आते हैं, और ज़्यादातर थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो फिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री की तुलना में बिल्कुल फ्री उनको कह सकते हैं। वो एक बड़ा अपने आप में हमें स्कोर करने में मदद करते हैं। 20 प्रश्न का मतलब है कि 40 नंबर हम दूसरे से आगे बढ़ते हैं, और जहां यदि हम 18-17 प्रश्न थोड़ी सी मेहनत अपने करें तो आराम से सही कर सकते हैं। टीचिंग मेथड से संबंधित आप ऐसी कोई विशेष बात बताना चाहें तो श्री राम। टीचिंग मेथड में मैंने ओएस त्यागी की बुक पढ़ी थी, और इसमें मैंने एक ध्यान दिया कि इसमें जो पीछे के क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो हूबहू रिपीट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तथा ओएस त्यागी की बुक ओनली पढ़ी थी। इसमें मंगल भी काफी ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ ओएस त्यागी की ही बुक पढ़ी थी। टीचिंग मेथड ओंकार सिंह त्यागी की बुक आती है, उसमें टीचिंग मेथड किया था मैंने। इन्होंने टीचिंग मेथड के लिए बुक्स पढ़ी, हमने मंगल की बता रखी है, वो बुक भी आप ले लो, छोटी पतली सी बुक है, दोनों को मिलाकर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा वक्त है, अच्छा समय है। इसके अलावा श्री राम, अभी आप जब आए उस टाइम शायद वैकेंसी आई हुई थी क्या? वैकेंसी आ चुकी थी? नहीं आई थी, आपने पहले तैयारी की, शायद वही ऐसा समय अभी चल रहा है कि वैकेंसी अभी नहीं है, वैकेंसी हमारे पास नहीं है, और वैकेंसी आने तक ऐसी जो स्थिति अभी बनी हुई है, वैकेंसी अब नहीं है, आप वाली स्थिति है, तो विद्यार्थी काफी डिमोलाइज है और शायद तैयारी भी अच्छी तरीके से नहीं कर रहे, तो उनको ऐसी विशेष कोई रणनीति कि बिना वैकेंसी के तैयारी करनी चाहिए या वैकेंसी का इंतजार करें, पहले भी पोस्ट आएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे, इससे संबंधित कोई विशेष हो तो आप बताएं। मेरे ये गुरुजन थे, उन्होंने बताया था कि आरपीएससी में 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की जब तैयारी करनी है ना, तो आपको कभी भी वैकेंसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है,
इसलिए इसकी तैयारी मैंने दिसंबर 2021 में शुरू कर दी थी, जबकि वैकेंसी इसकी आई थी दिसंबर सॉरी अप्रैल मई अप्रैल मई 2022 में आई थी। इसमें बीच में मैंने लैब असिस्टेंट की भी तैयारी शुरू कर दी थी और लैब असिस्टेंट के पेपर तक मैंने लैब असिस्टेंट की भी की थी, उसमें भी मेरा चयन 2 गुना में हुआ था। इन्होंने देखो बिना शायद ये सही है, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है, हम क्या है ज्यादातर श्री राम मैंने देखा है पिछले लंबा अनुभव नहीं है मेरा, लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर 2 वैकेंसी मैंने देखी है, बिल्कुल पास से देखा है कि बच्चे तैयारी कब स्टार्ट करते हैं। एक मौसमी तैयारी वो करते हैं, जब वैकेंसी आ जाती है उसके बाद 3-4 महीने वो पढ़ते हैं, और इन 3-4 महीनों में जहां तक मेरा अनुमान है कि आप इतने बड़े लक्ष्य को इतना जल्दी आप नहीं पा सकते हैं। 3-4 महीने के अंदर आप सिलेबस को नहीं देख पाएंगे, पूरा इतना बड़ा सिलेबस है। तो उसके लिए मैं बार बार हर एक वीडियो में आप देखोगे तो उसमें मैंने एक बात बोली है कि आपको इसके लिए लगभग साल भर का समय आपको चाहिए यदि, और लगभग विद्यार्थी क्या है इस कैटेगरी के अंदर एवरेज स्टूडेंट होते हैं। कोई नीट वगैरह का, यदि एक आधे बच्चे को छोड़ दो, 100 में से कोई एक, 1000 में से कोई एक नीट का विद्यार्थी होता है, बाकी सब सेम ग्रेजुएशन करने के बाद 11th-12th ग्रेजुएशन की होती है और नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको इसके लिए शायद 7 भर का समय चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, बार बार बस इंतजार करते हैं कि वैकेंसी आए, जैसे कोई वैकेंसी में आते ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। वैकेंसी आने से पहले हमें उसका जो पहले का पीरियड है, उस पहले का जो समय है, उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। यदि हम मेहनत करते हैं सही दिशा में तो ऐसे ऐसे विद्यार्थियों का चयन, श्री राम आपके सामने है, जिसने कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कोई वहाँ कोचिंग नहीं की है, केवल सेल्फ स्टडी के जरिए इनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप भी इस प्रकार से सफल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा श्री राम आपने फर्स्ट पेपर में किस प्रकार से तैयारी की, फर्स्ट पेपर को किस प्रकार से पढ़ा? क्योंकि साइंस बैकग्राउंड की यदि मैं बात करूं, क्योंकि हम फिजिक्स वाला पार्ट लगभग विद्यार्थी छोड़ के चलते हैं, और हमारे लिए फर्स्ट पेपर का भी बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है फर्स्ट पेपर। यदि आप उसको देखते हैं, किस नज़र से देखेंगे फर्स्ट पेपर को, आपने किस प्रकार से तैयार किया, क्या आपकी रणनीति रही, फर्स्ट पेपर पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सेकंड पेपर में 40% लाना अनिवार्य था 2022 वाली वैकेंसी में, इसलिए मैंने उसमें इतना ही ध्यान रखा था कि 40% आ जाए कम से कम उस वैकेंसी में। जबकि फर्स्ट पेपर मैंने इस यानी रैंक इंक्रीज करने के लिए इसमें स्पेशल यानी ऑथेंटिक बुक की यूज की थी, जैसे राजस्थान जीके में नवीदेशी की बुक की थी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की थी, और भूगोल में महेश कुमार बर्नवाल की थी, और राहुल चौधरी की ज्ञान वितान भी पढ़ी थी। राजस्थान पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में मैंने दिनेश सर के नोट्स पढ़े थे, दिनेश गहलोत सर के, और साइकोलॉजी में मैंने वंदना जादव की बुक पढ़ी थी। और फर्स्ट पेपर में टेस्ट के माध्यम से मैंने 65 क्वेश्चन सही किए थे टेस्ट सीरीज देख के। देखो फर्स्ट पेपर अपने आप में कम से कम एसएसटी में तो इतना कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर लगभग सेम है। लेकिन साइंस के विद्यार्थी थोड़ी सी यदि रणनीति से चलें, थोड़े सही तरीके से इसको मैनेज करते हैं, तो हम फर्स्ट पेपर में मानकर चलें 65-70% यदि हम सही कर लेते हैं, और ईजी है साइंस की तुलना में थोड़ा सा यदि आप मेहनत करें तो आपको शायद साइंस विषय में उतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। साइंस में यदि आप कम भी कर पाते हैं तो भी हम आराम से लगभग 260-270 का टारगेट अचीव कर सकते हैं, और वो ऐसा लक्ष्य है कि वहाँ पहुँचने के बाद हम अच्छी रैंक से चयन हो सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर के अंदर आप नोट्स बना सकते हैं, 1-2 गाइड आप साथ में ले सकते हैं, 1 या 2, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको इन्होंने जैसे पढ़ा है उसी प्रकार से साइकोलॉजी के अंदर आप वंदना जादौन को पढ़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पुस्तकों के भ्रम में हमें नहीं पढ़ना है। उन पुस्तकों को लेकर सही पुस्तकों का चयन आप एक बार में कर लीजिए। सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर यदि हम बात करें सब्जेक्ट के अंदर, तो आप कोई विशेष ऐसी घटना या विशेष योगदान ऐसा कुछ रहा हो साइंस से रिलेटेड, बच्चों को कोई विशेष बात आप बताना चाहें, भाई ये बात आपको करनी जरूरी है, इस प्रकार से आप चयनित हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ बता सकते हैं आप साइंस के लिए? साइंस का प्रमुख ये रहता है कि साइंस में स्कोर करने के लिए अपने को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो मैंने ना सिर्फ सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन जो ऑथेंटिक सिलेबस है उसमें सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन किया था ओनली, उसको ही मैंने 5-7 बार रिवीजन किया था, 5-7 बार रिवीजन ओनली एनसीईआरटी से। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे पास समय ही 1 साल का था। 1 साल के समय में
जीके भी पूरा कवर करना, साइंस भी पूरी कवर करनी बहुत मुश्किल काम रहता है। तो इस समय में मैंने बुक में ही मैंने नोट्स बना लिए थे। जैसे क्वेश्चन आ रहा है, जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन, उनको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको बुक के ऊपर ही या बुक के साइड में जो जगह होती है उन पर लिख लेता था। और मैंने ग्रेजुएशन पार्ट को छुआ भी नहीं था, और सिर्फ सीनियर सेकेंडरी पोर्शन को कम से कम 5-7 बार रिवीजन करके सिलेक्शन ले लिया था। बहुत ही शानदार बात इन्होंने बताई है कि हमारा जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स के अंदर है, एक ग्रेजुएशन का, एक सीनियर सेकेंडरी लेवल का। सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो टॉपिक है वो ही लगभग आपके ग्रेजुएशन में दे रखे हैं, सेम टू सेम। कुछ एक टॉपिक उनमें अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं, सब टॉपिक जो है वो थोड़े थोड़े चेंज है। लेकिन आप यदि सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस कवर कर लेते हैं तो पेपर के अंदर ज्यादा नहीं तो 80 से 85-90% तक तो सवाल है। मुख्य रूप से केमिस्ट्री में तो आपको वहीं से देखने को मिलते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल में। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि कुछ टॉपिक जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दे रखा कहाँ है, ग्रेजुएशन में, लेकिन है वो किसका, सीनियर लेवल का। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो दे रखे हैं कहाँ, ग्रेजुएशन में, लेकिन वो हकीकत में क्या है, सीनियर सेकेंडरी लेवल के टॉपिक हैं। तो ऐसे सारे टॉपिक आपके लिए सबसे पहले आपको 11वीं 12वीं की जो कॉमन पुस्तकें हैं, साधारण राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकें, उनको निचोड़ उनका निकालना है, उनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद आपको लगे कि अब मेरी तैयारी सीनियर सेकेंडरी लेवल में बहुत शानदार है, तो आप आगे ग्रेजुएशन वाले टॉपिक को, ऐसे विशेष टॉपिक जो केवल सीनियर सेकेंडरी में ना देकर केवल ग्रेजुएशन वाले पार्ट में दे रखे हैं, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो शुरुआत है वो आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल से करनी चाहिए। कई बार टेस्ट में या बच्चे जब हम मिलते हैं, काफी बार फोन पर भी बात होती है, तो सबसे पहले बच्चे क्या पूछते हैं कि सर हमें और सब कुछ तो आता है, फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स के लिए क्या करें। कई बार मैं टेस्ट में देखता हूं कि केमिस्ट्री में, बायो में उनके नंबर नहीं होते, तो फिजिक्स में नंबर कहां से आएंगे। तो आप अपनी जो शुरुआत है वो पहले इजी सब्जेक्ट, जो साधारण सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, वहां से करिए। आसान से हार्ड की ओर आपको बढ़ना है। आसान से आप उधर बढ़ेंगे तो आपको एक तो डिमोलाइज की स्थिति कभी भी पैदा नहीं होगी, क्योंकि आप में मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन पैदा हो जाएगा। कारण क्योंकि आपको लगेगा कि ये टॉपिक मेरे को आ रहा है। यदि आप सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट को या हार्ड टॉपिक को लेकर बैठेंगे, उस समय स्थिति क्या रहती है कि आपको लगेगा कि ये चीजें तो मुझे प्रभावित करेगी आपको। कारण प्रभावित करने का क्या कारण है कि आपको वो चीजें आएंगी नहीं, और अंत में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तो फिर थोड़े दिन बाद आप क्या कहोगे, ये तो हार्ड है, सेकंड ग्रेड मेरे से नहीं होगा, मुझे तो रीट में जाना चाहिए या अन्य सब्जेक्ट की तैयारी, अन्य विषय में जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप सबसे पहले आसान पढ़ें, उसके बाद आप हार्ड की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पुस्तक सूची के बारे में एक बार पुनः आप बता दीजिए कि पुस्तक सूची क्या रही है। कई बार बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि जिस बच्चे ने कोर्स ले रखा है उसको किताबें पहले पढ़नी चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए। हालांकि मैं हर बार बताता हूं, लेकिन आपके श्रीमुख से यदि बच्चे सुनेंगे तो शायद उसका ज्यादा असर हो। तो किस प्रकार आपके जो नोट्स हैं बच्चों ने जैसे कोचिंग से बनाए हैं, या उनको उसके साथ साथ पुस्तकें पढ़नी चाहिए, या केवल पहले नोट्स पढ़नी चाहिए, या किस प्रकार उनकी जो रणनीति है वो रह सकती है आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए। श्री राम बिश्नोई। देखो, समय के अभाव में अभी तो समय है, लेकिन कम समय में यदि ज्यादा गेन करना हो या सिलेक्शन लेना हो तो उस टाइम में अपने को नोट्स नहीं बना के सीधे एनसीईआरटी से, जबकि अभी समय है तो अपना वीडियो लेक्चर या कोर्स ले रखा है उससे नोट्स बनाए। नोट्स को बनाना, उससे फिर वापस रिवीजन करना या 2-3 बार रिवीजन करना, जबकि अपने एनसीईआरटी से सीधा क्या है 2 या 3 बार रिवीजन करके भी उसे सीधा कवर कर सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि अभी समय है, अब हम पर्याप्त रूप से सभी सब्जेक्ट को समय दे सकते हैं, सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं, जीके भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, साइंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों को देख सकते हैं। लेकिन समय लगभग ये केवल 15% विद्यार्थियों को ऐसा समय मिलता है, क्योंकि वही तैयारी करने वाले हैं। 80% विद्यार्थी या 80% जिसको जनता बोले, वो कब जागरूक होगी, जब वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी आने का मतलब अगस्त सितंबर में, जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल सेकेंडरी एजुकेशन की वैकेंसी आने की बात है, तो वो अगस्त में जुगनू की तरह जागेंगे। 3-4 महीने पढ़ेंगे, 3-4 महीने मतलब मौज की पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद वापस स्लीपिंग मोड में आ जाते हैं। स्लीपिंग मोड का मतलब वो वापस गायब हो जाते हैं, और कब दोबारा आते हैं, जब वैकेंसी दोबारा आने की संभावना होती है। ऐसा मैंने पिछले एग्जाम में ऐसे बहुत से साथी हैं, कई बार फोन से बहुत से कांटेक्ट में भी हैं, कि अच्छी रैंक से वो बहुत कम मार्क्स से, बहुत कम मार्जिन से रहे हैं, लेकिन इस समय वो बिल्कुल
दूर है पढ़ाई से। यदि वो रेगुलर रहे, नियमित रहें, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है। वो अब बिल्कुल दूर है, और जब वैकेंसी आएगी, जब तक वो पुराना जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाएंगे, और वहां वापस हम जीरो से शुरुआत करेंगे, तो उसी स्थिति में हम वापस आ जाते हैं। तो नियमितता इसके लिए बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास समय, नोट्स भी बना सकते हैं आप, वीडियो लेक्चर देख के आराम से कर सकते हैं। तो इसके अलावा श्री राम, आपने कोई विशेष स्ट्रेटेजी, विशेष रणनीति अपनाई हो? साइंस के विद्यार्थी, जैसे अभी वैकेंसी नहीं है, तो किस प्रकार से अपने आप को निरंतर नियमित रख सकते हैं, इसके लिए आपको विशेष सुझाव देना चाहें? क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि पढ़ाई या पढ़ना साइंस के विद्यार्थियों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनके लिए विशेष रणनीति है। क्योंकि 250 नंबर जिस परीक्षा की मेरिट जा रही है 500 में से, मतलब 50% वाला विद्यार्थी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड बन रहा है, तो उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है रणनीति, विशेष रणनीति। किस प्रकार एक विद्यार्थी बना सकता है? आपके जिस तरीके से आपने तैयारी की है, उस तरीके से इस विशेष स्थिति आप बताइए कि विशेष रणनीति उनके लिए क्या हो सकती है? श्री राम। देखो, विशेष रणनीति की बात करें तो दोनों पेपर को अपने को साथ लेकर चलना होता है। इसमें जैसे मैंने दिया था, सुबह टाइम जीके को दिया था, दोपहर का टाइम मैंने साइंस को दिया था, और जो 8 से 12 का रात का समय था वो भी मैंने साइंस को दे रखा था। उसमें रणनीति ये रहती है कि जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस अपने पास होना चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को पूरा का पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, किताबें ले ली, किताबें वो जो है ऑथेंटिक किताबों पर पूरा भरोसा करना चाहिए, जो बुक है उसी पे भरोसा करना चाहिए। देखो, इन्होंने अच्छी बात बताई है। जो पुस्तक आप पढ़ रहे हो उसको आप पूर्ण पढ़ें पहले, उसके बाद आप अन्य पुस्तकों की ओर जाएं। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस से बाहर हमें नहीं पढ़ना है। सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास हो। आज भी मेरे पास 2018 में मैं चयनित हूँ, आज भी वो सिलेबस मेरे पास पड़ा हुआ है। हम एक दिन पेपर बना रहे थे, दुलचंद जी पूछ रहे थे इस सिलेबस का आप क्या करोगे, तो मैंने उसमें टेप चिपकाना, जैसे सेलो टेप है, वहां सिलेबस पड़ा है, दिखाना एक बार। इस कॉपी के नीचे, इस इधर वाली कॉपी के नीचे, नीचे देखो, इसमें देखो आज भी मेरे पास सिलेबस, देखोगे आप मानोगे नहीं, पूरा सिलेबस देखो, टेप चिपकी हुई है इसके ऊपर। पूरा सिलेबस वही है, पूरा के अंदर पूरा है, इसके ऊपर टेप चिपका रखी है। जब मैंने तैयारी की थी उस टाइम का सिलेबस है। तो सिलेबस को आपके पास बहुत जरूरी है, ये प्राथमिकता है। सिलेबस जब तक आपके पास नहीं होगा, आपको उस चीज का पता नहीं चलेगा कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका टाइम टेबल बन जाता है कि ये चीजें मैंने पढ़ ली, उसके ऊपर आप टिक लगा सकते हैं, उसके बाद आप उसको पढ़ें, तो ज्यादा असर रहेगा, ज्यादा असरदार रहेगा वो। थोड़ा सा टॉपिक को कई बार हम पूछते हैं कि गाइड के अंदर दे रखा है सिलेबस, गाइड का जो सिलेबस है वो अलग है। एक आरपीएससी की साइट से जो डाउनलोड किया हुआ सिलेबस वो आपके पास हमेशा आपके लिए वो एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा। जब भी आप उस सिलेबस को देखेंगे आप ये जरूर सोचेंगे कि हमें नहीं सेकंड ग्रेड बनना है। आपको हर पल वो सेकंड ग्रेड की याद दिलाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आप ये नहीं, सिलेबस उतना उस नजरिए से महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस नजरिए से महत्वपूर्ण है कि आप जब भी उस सिलेबस को देखोगे तो आपके मन में एक बात जरूर खनकेगी कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सेकंड ग्रेड लगना है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी है, और जो भी साथी सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा हर व्यक्ति के पास सिलेबस मौजूद रहता है, रखना चाहिए। तो आज हमने श्री राम बिश्नोई से बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही कम समय के अंदर इस प्रकार की जो बातें सुनी, उन्होंने बताई। अपना जो एक्सपीरियंस जिसको बोल सकते हैं, उन्होंने अपना शेयर किया। पिछला साल भर उन्होंने तैयारी किस प्रकार की, किस प्रकार पुस्तकें पढ़ी, और उससे बहुत से डाउट आपके जो क्लियर होंगे। तो इसके अलावा लास्ट के अंदर हम अंतिम क्षणों में श्री राम बिश्नोई से एक बार पुनः पूछेंगे कि अभी अब वैकेंसी नहीं है, ऐसी स्थिति है, और बच्चे इधर उधर भ्रमित हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्हें ऐसी कोई विशेष बात, नियमितता से संबंधित, कि बच्चा नियमित कैसे रह पाए, अपने लक्ष्य की ओर लगातार किस प्रकार से आगे बढ़े, तो ऐसा कोई विशेष फैक्ट आपके पास हो तो बच्चों को आप जरूर दें। ऐसी कोई रामबाण औषधि जिसे बोले, तो बच्चे जिससे लगातार जुड़े रहें। श्री राम। देखो, टेस्ट सीरीज ही एकमात्र साधन है जिससे हमें कंटिन्यूटी रख सकते हैं, और हमारे साथी का ग्रुप अच्छा होना चाहिए। जैसे सर ने ये बताया था, ये सिलेबस, इस सिलेबस में मैंने, ये सिलेबस है, इसका पहला पेज, ओनली फर्स्ट पेज, इसका सेकंड पेज और इसका थर्ड पेज, इन 3 पेज के सिलेबस मात्र से मैंने साइंस और टीचिंग मेथड का
ये 3 ही 4 पेज पढ़े थे ओनली, बाकी ग्रेजुएशन पोर्शन छोड़ दिया था। यानी सर ने बताया कि सटीक रणनीति जो है ना, सटीक रणनीति, इसको 5-7 बार रिवीजन कर लोगे और जीके में अपने ऑथेंटिक जो बुकें बताई है वो कर लोगे तो सिलेक्शन में इजी रह जाएगा। इसके साथ टेस्ट सीरीज है ना, कंटिन्यूटी रहती है और इसमें अपना आकलन होता रहता है कि हाँ रैंक कौन सी रह रही है, अपने 40% कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ जो टॉप रह रहे हैं, टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड या उनसे यानी जुड़ के अपने कि हाँ नेगेटिव कैसे कम करना है, स्किप कितने करने हैं, इस प्रकार हम ना सिलेक्शन ले सकते हैं इजीली। लेकिन इसके लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, साल भर का समय कम से कम लगता ही है। और यदि ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो उसमें तो 1.5 साल 2 साल भी लगेगा, लेकिन कम समय में सीधा एनसीईआरटी से हूबहू रटना और रट के प्रेजेंटेशन करने के लिए अपना कम से कम साल भर चाहिए। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, इसलिए क्या है कि कम समय में मैंने अधिक से अधिक रिवीजन करने की कोशिश की थी। देखो, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि आपस में जो ग्रुप डिस्कशन है, जो अच्छे बच्चे हैं उनको आप मिलकर उनसे आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा मैंने, जहां तक मेरा अनुभव है पिछले में इनके साथ, इनका जो एक ग्रुप था, जैसे हुड्डा जी थे, जितेंद्र जी हुड्डा, जिनका सिलेक्शन हुआ है 37वीं रैंक से, ये थे। इसके अलावा 1-2 बच्चे और भी थे जो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते थे पेपर होने के बाद, पेपर से पहले पूछते थे कि किस प्रकार की तैयारी चल रही है। क्यों, सही कहा मैंने। उस समय मैं देखता था, क्योंकि लगभग जो बच्चे टेस्ट देने आते हैं उनसे मैं हमेशा खुद रूबरू होता हूँ। हमेशा ऐसा नहीं है कि टेस्ट ले लिया चले गए, पूछता भी हूँ, जैसी कोशिश होती है उतना हम उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है, आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना आपने कर लिया, कितना सिलेबस हो गया, आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मेरे जहन में सवाल है, हमेशा मैं पूछता हूँ। और ऐसे बच्चे अब की बार भी हमारे पास हैं जो टॉप पढ़ने में अच्छे हैं। कुछ कमियां हैं कि थोड़ा सा, एक तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही जरूरी है, चाहे टॉपर हो, जैसे एवरेज जो बच्चा है वो पूछ सकता है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसे आप पूछे और आपको बताए ना, ऐसा संभव नहीं। एक आधे को आप छोड़ दो, बाकी लगभग विद्यार्थी आपको बताएंगे कि जैसे टॉप रैंकर जो आ रहा है, टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन कर रहा है, उसकी क्या विशेष रणनीति है, किस प्रकार से वो पढ़ रहा है। तो आप पूछने में कोई शर्म नहीं करनी है अपने को, हमें केवल पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, ये तो बहुत आसान चीज है, पूछना तो बहुत आसान है। हमें असफल से अच्छा है कि आप असफल ना, उससे अच्छा है आप उन चीज़ों को पूछ के कर लें। भी मुझे पूछना चाहिए किस प्रकार से मेरा सिलेबस है, वो सारा का आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, आपने कौन कौन सी चीज पुस्तकें पढ़ी हैं। ये आप आपस में यदि ग्रुप डिस्कशन आप करेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, आपस में अच्छे बैच, आप रूम में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो आप ऐसे ग्रुप के साथ रहिए जो पॉजिटिव लोग हों। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है हमेशा, जो ऐसे कहने वाले हो कि फिजिक्स छोड़ने से नहीं होगा, केमिस्ट्री पढ़नी होगी, तेरा तो कोचिंग से नहीं होगा, बहुत से ऐसे फालतू बातें चलती रहती हैं। तो आपको टारगेट पता है, सिलेबस हमारे पास है, सब कुछ पता है हमें, तो 250-300 नंबर का ये क्राइटेरिया बहुत आसान है यदि आप सही तरीके से पढ़ोगे। और यदि सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये चीजें हार्ड लगेंगी। तो हमने इस रणनीति के तहत श्री राम बिश्नोई से बहुत से सवाल किए, उन्होंने अच्छे से उनको जवाब भी दिया, बताया। तो आज सबसे पहले इनका धन्यवाद। आप ऑनलाइन हमारे स्टूडियो में आए, बच्चों को बहुत सी चीजें बताई, सीखने को मिली, हमें भी सीखने को मिली, बच्चों को मिली। इनका फायदा बच्चों को आने वाली वैकेंसी में होगा। और आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में फिर हम ऐसी ही प्रेरक मुलाकात के रूप में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।